मैं आपको बताऊं कि बिहार की जनता बहुत पॉलिटिकल है। बिहार की चाय की दुकानें हैं, आप वहां जाकर के देखिए, आप वहां जाकर के बात कीजिए तो लोग। और अब देखिए कि बड़े से बड़े शैक्षणिक संस्थान, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो दिल्ली एम्स हो, उस समय लोगों ने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ में लोगों ने बूथ पॉलिश किया, लोगों ने नाई का काम किया, लोगों ने बार्बर का काम किया, लोगों ने झाड़ू लगा कर के भी लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। मुझे नहीं लगता है कि कोई इसके समर्थन में कोई अपनी बात रख सकता है कि किसी खास जाति, किसी खास तबके से यदि कोई आता हो और उस आधार पर, उसको आधार बनाकर यदि किसी को प्रताड़ित किया जाता है या उसको एनएफएस में जा रहे हैं, एनएफएस की सीटें उसको कर दी जा रही है और उसके बाद होता क्या है कि उस एनएफएस को जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ओपन कर दिया जाता है। अमूमन यही देखा गया है। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने लंबे समय तक अध्यापन किया है, लंबे समय तक मैंने पढ़ाया है। In couple of interviews, we were discussing about the caste census. Today also we are going to discuss about the caste census. We have Professor Shefalika Shekhar. She's working in Bihar. She was also part of the JNU Students Union when she was in JNU. We welcome Professor Shefalika Shekhar. Welcome to Periyar Screen. We have been discussing caste census for a long time. In like 2-3 videos we have already done. And we also want to discuss further on it. Like to hear from you that how the Mandal 2.0 time when you are in campus, how the movement was going. I mean, like just to know because SC/ST reservation they have continued till the independence. It was there. Then when Constitution of India came, then there was a need for a first constitutional amendment because the courts in Madras High Court particularly scrapped the reservation policy then. Then we had a first constitutional amendment. Then till Mandal 2.0 there were issues. And after that, what was the movement we were doing? What was your response then in your student days? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए मुझे बुलाया। जहाँ तक आरक्षण का सवाल है और आपने मंडल 2 के बारे में जानना चाहा। मंडल 1 जब आता है 1980 में, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट पेश की जाती है, उसके 10 साल बाद 1990 में मंडल 1 को लागू किया जाता है। मंडल कमीशन में तो बहुत सारे उसके रिकमेंडेशन है, तो उसके एक बिंदु को लागू किया जाता है 1990 में, जब वीपी सिंह की सरकार आती है। लेकिन मंडल कमीशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर कि बीबी मंडल के बाद के जो भी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस पर बहुत फ़ोकस नहीं किया, उस पर बहुत गंभीरता से काम नहीं किया। मैं यह बात इसलिए कह रही हूँ कि हमें वो प्रैक्टिकल में, व्यावहारिकता में हमें वो दिखता नहीं है, दिखती हुई नहीं लगती हैं चीज़ें। 1990 के बाद वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उसके बाद हमें मंडल कमीशन की जो सिफारिश है, मंडल 2 को हम लोग जिसके नाम से जानते हैं, वो 2006-7 में जब यूपीए 1 की सरकार आती है, जिसमें कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री थे उस समय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में अर्जुन सिंह थे। तो उस समय हमें दिखता है कि मंडल 2 की जो एक और सिफारिश थी जिसमें कि है कि शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण ओबीसी को दिया जाए। तो जब यह बात आई, जब यह हमारे संज्ञान में चीज़ें आई, और जब ये बात आई कि शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाएगा, तो कोई भी आंदोलन हो, कोई भी रिकमेंडेशन हो, कोई भी नीति निर्धारण हो, तो उसमें हमेशा 2 पक्ष होते हैं। तो एक जो पूरी की पूरे हमारे देश की एक खास
आबादी थी वह आरक्षण के खिलाफ थी और जो लोग और बहुत सारे लोग थे जो कि आरक्षण के पक्ष में थे। और उस समय मैं 2006-7 में मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में थी और छात्र राजनीति से मैं जुड़ी हुई थी। और इस पूरे मंडल 2 की जब सिफ़ारिश आती है, तो हमने देखा कि छात्रों का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जो कि इस आरक्षण के पक्ष में था कि शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया जाए। और कुछ लोग थे, कुछ एक हिस्सा था, जो कि इसके विपक्ष में था, जो कि मंडल 1 के समय में भी हमें दिखता है कि मंडल 1 में भी पूरे देश भर में पक्ष और विपक्ष दोनों में लोगों ने अपनी बातें रखी, आंदोलन किए और तमाम सारी चीज़ें हुई। तो 2006-7 में भी हमें दिखता है कि पक्ष में लोग थे और विपक्ष में भी थे। हम लोग ज़ाहिर-सी बात है कि हम लोग आरक्षण के पक्ष में हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि समाज में सबको बराबरी मिले, समाज में सबको हक मिले और वह बराबरी जो है वह शैक्षणिक संस्थानों में हम चाहते थे कि वो बराबरी हो, इसीलिए हम उसके पक्ष में थे। मैं छात्र संघ की उपाध्यक्ष भी रही थी और उस समय हमने देखा कि एक ऐसा विद्यार्थियों के अंदर ही एक ऐसा समूह था, एक ऐसा नया एक ग्रुप बना यूथ फॉर इक्वलिटी जिनका कि नारा था कि हम इक्वलिटी चाहते हैं और उसके अंदर उनका ये कहना था कि जो 27% आरक्षण है, वह लागू नहीं किया जाए। अब इसमें एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब ओबीसी जब शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण लागू हुआ 27% तो साथ ही साथ वो किसी के हक को ना मारा जाए और सबको बराबरी का हिस्सेदारी मिले, हक मिले, तो 54% सीट की भी बढ़ोतरी की गई थी। तो कहीं से किसी के हिस्से लेने की बात नहीं थी, 27% आरक्षण की बात हो रही थी। लेकिन यूथ फॉर इक्वलिटी का ये कहना था कि यदि ओबीसी के लोग पिछड़ी जाति के लोग भी शैक्षणिक संस्थानों में आएँगे, तो जो तथाकथित जो ऊँची जाति के लोग हैं, वो क्या करेंगे? और अब देखिए कि बड़े से बड़े शैक्षणिक संस्थान, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो दिल्ली एम्स हो अ, ये कोई कहीं सुनी हुई बात नहीं, ये रिकॉर्डेड है। आप उस समय के अखबारों में चेक कर सकते हैं, उस समय के प्रिंट मीडिया के साथ-साथ आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख सकते हैं कि किस तरीके से उस समय लोगों ने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ में लोगों ने बूट पॉलिश किया, लोगों ने नाई का काम किया, लोगों ने बार्बर का काम किया, लोगों ने झाड़ू लगाकर के भी लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। तो जहाँ पर एक ऐसी सोच लोगों के दिमाग में है कि जो ओबीसी से आते हैं, जो लोग एससी एसटी तबके से आते हैं, उनका काम है झाड़ू लगाना, उनका काम है मैला साफ करना, उनका काम है बूट पॉलिश करना, उनका काम है हमारे बाल और दाढ़ी को बनाना। तो आप देख लीजिए कि हमारे समाज के जो खास कुछ लोग हैं, मैं सबको वो नहीं कह रही हूँ और ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट में सारे ही लोग आरक्षण के विरोध में हैं। और यदि सारे लोग आरक्षण के विरोध में होते तो मंडल कमीशन लागू ही नहीं होता। वीपी सिंह यदि नहीं होते तो मंडल कमीशन लागू नहीं होता और अर्जुन सिंह नहीं होते तो मंडल कमीशन 2 लागू नहीं होता। तो मैं किसी खास अ जाति या किसी खास तबके के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं मानसिकता की बात कर रही हूँ कि बीपी सिंह और अर्जुन सिंह भी ऊँची जाति से थे, बावजूद उसके उन्होंने जिस तरीके से समाज को की गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए जो उन्होंने काम किया या जिस तरीके से उन्होंने सोचा, ये बहुत बड़ी बात थी। तो उस समय वाईएफई ने एक भूख हड़ताल चलाया कि हम लोग विरोध करते हैं कि जेएनयू कैंपस में उन्होंने कहा कि हम विरोध करते हैं कि जेएनयू कैंपस के अंदर किसी भी तरीके की आरक्षण की व्यवस्था ना हो। 27% आरक्षण का हम लोग विरोध करते हैं। और उस विरोध के उन्होंने जो भूख हड़ताल शुरू किया था उसके विरोध में जेएनयू कैंपस के
जो भी प्रोग्रेसिव छात्र छात्राएं थी, विद्यार्थी थे, शिक्षक थे, कर्मचारी थे, तमाम लोगों ने उनके खिलाफ हमने भूख हड़ताल किया और मुझे लगता है कि 1 महीने से ज़्यादा दिनों तक यह रिले हंगर स्ट्राइक के और इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक दोनों ही चला और बाद में हमारी जीत हुई। हमारी जीत से मतलब है कि एक पूरी कम्युनिटी की जीत हुई, जो कि बराबरी का पक्षधर है, जो कि चाहता है कि एक ऐसा समाज हो जिसमें सबको बराबरी मिले, सबको हक मिले, सबको समानता से जीने का अधिकार मिले और यह अधिकार हमें किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया है, किसी एक दल ने नहीं दिया है, किसी एक सरकार ने नहीं दिया है। यह बराबरी से जीने के हक की बात तो हमारा संविधान करता है। तो इस तरीके के भेदभाव को लेकर के देश भर में जो आंदोलन चल रहे थे, मैं भी उस आंदोलन का हिस्सा थी और मेरे जैसे बहुत विद्यार्थी थे जो कि उस आंदोलन का हिस्सा थे। हम आईआईटी हम गए थे, हम लगातार एम्स में प्रदर्शन चल रहे थे और मैं आपको बताऊं कि उस दौरान आईआईटी और एम्स में कई ऐसे दलित छात्र और छात्राएं थे जिनके साथ कि गलत व्यवहार किया जा रहा था। तो कोई भी संविधान या कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी या कोई व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता है कि कोई इसके समर्थन में कोई अपनी बात रख सकता है कि किसी खास जाति, किसी खास तबके से यदि कोई आता हो और उस आधार पर उसको आधार बनाकर यदि किसी को प्रताड़ित किया जाता है या उसको व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, तो आई थिंक दिस इज नॉट गुड। दिस इज मतलब ये होना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये बात है कि आरक्षण में आप देखिए कि 1978 में मंडल कमीशन की कमेटी बनाई गई थी और 80 में रिपोर्ट आती है और आप देखिए कि वो इम्प्लीमेंट 1990 में होता है। तो आप इस पूरे टाइम को आप देखिए और 1990 के बाद 2006-7 में ये फिर से वापस आता है, यानी कि आप 2000 मंडल 1 और मंडल 2 के बीच के यदि आप गैप को देखें तो वहां पर हमें दिखता है कि 16-17 साल का गैप हमें वहां दिखता है। तो आप यदि आप इस पूरे प्रोसेस को आप देखें और इस पूरे अंतराल को देखें तो हमें एक बड़ा गैप दिखाई देता है कि इतना बड़ा गैप यदि आप वाकई एक समतामूलक समाज की कल्पना करते हैं, समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गैर बराबरी खत्म हो हमारे समाज से, तो यह लंबा अंतराल नहीं होना चाहिए और कोई भी ऐसी नीति या कोई भी ऐसी बात जो कि ज़्यादातर आबादी के हिस्से ज़्यादा आबादी के भलाई के लिए हो, उसको फौरी तौर पर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको लागू किया जाना चाहिए। तो मैं मंडल 2 का मैं पार्ट रही हूँ और मंडल 1 में तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद है कि मंडल 1 में 1990 में भी मुझे याद है कि मैं मधेपुरा से आती हूँ और वहाँ पर भी बहुत आंदोलन हुए थे 1990 में। हमने मुझे याद है कि बहुत सारे आंदोलन हुए थे, मुझे बहुत ब्लरली याद है और उसके बाद मैं देखती हूँ कि 1990 के बाद 2006 में 7 में भी मतलब लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये मुझे सही में बहुत मुझे अचंभित करता है और मुझे लगता है कि लोगों के जो सोच है उसमें थोड़ी बदलाव की ज़रूरत है और आरक्षण मिलना चाहिए जिसे ज़रूरत है और आरक्षण तो ऐसे लोगों के लिए किया गया है जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो इकोनॉमिकली पिछड़े हैं। तो यह तो पूरा का पूरा डाटा हमारे पास है कि सामाजिक रूप से कौन पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से कौन पिछड़े हैं। ये बहुत छिपी-छिपाई हुई बात नहीं है, सारी चीज़ों की हमें हमारे पास
चीज़ें मौजूद हैं और उस हिसाब से हम इसको लागू कर सकते हैं और लागू किया जाना चाहिए इसे। When you're sharing about the Mandal and Mandal 2.0, then I'm also remembering that how then the politics was like. We had this Mandal versus Kamandal, and then I also read a couple of articles where the students in Delhi University and Jawaharlal University were vehemently protesting against these reservation policies and against Mandal or Mandal 2.0. Thank you for sharing that point. And coming back to the question of reservation to women, particularly now you see the situation, we have 49.5 percentage reservation. In that you have 27 percentage for OBC, that 15.5 percentage for scheduled caste, and 7 percentage for scheduled tribe. But in reality, when we ask for a data in the public sector universities, when we ask for IITs, IIMs, or National Law University, then we get to know about none found suitable, reservation not implemented, zero, or we don't have data, we don't maintain data. This we get even to the response in parliament also, we get the same. If this is the situation of existing policy, then how about the women reservation where we have only 33% and there is no horizontal reservation for OBC or SC/ST? So how it will affect us in a way, I mean, like whether it will be implemented or not in those lines? देखिए, आपने 2 सवाल आपका है मुख्य रूप से। तो आपने 2 बातें मुख्य रूप से आपने पूछा एनएफएस को लेकर और दूसरा महिला आरक्षण को लेकर। पहले मैं एनएफएस पर अपनी बात रखूँगी। देखिए नॉट फाउंड सूटेबल जो है कि जो पूरी की पूरी जो ये अवधारणा है वह आप उसको देखिए उसकी गहराई में यदि आप जा कर के देखें, तो ये बहुत अ, आश्चर्यजनक है कि आपको एनएफएस ओबीसी की सीटों पर बहुत मिलेंगे और ज़्यादातर एनएफएस आपको ओबीसी, एससी और एसटी की सीटों पर मिलेंगे। सरकार को इसको संज्ञान में लेने की ज़रूरत है कि यदि ओबीसी के लोग, ओबीसी के विद्यार्थी, ओबीसी के कैंडिडेट एनएफएस में जा रहे हैं, एनएफएस की सीटें उसको कर दी जा रही है और उसके बाद होता क्या है कि उस एनएफएस को जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ओपन कर दिया जाता है। अमूमन यही देखा गया है। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने लंबे समय तक अध्यापन किया है, लंबे समय तक मैंने पढ़ाया है और मैं आपको बताऊं कि शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज में मैं पढ़ाती थी। ओबीसी की सीट पर मैंने लगभग 2 साल वहाँ पढ़ाया और 2 साल पढ़ाने के बाद फिर से उस पर एडहॉक का इंटरव्यू किया जाता है और मेरी सीट को एनएफएस कर दिया जाता है। और जबकि मैं सेम कमिटी के द्वारा, सेम प्रिंसिपल, सेम डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा मैं 2 साल पहले वहाँ चयन की गई थी। मेरा हुआ था चयन, मैं वहाँ पढ़ा रही थी 2 साल, नो कंप्लेन अगेंस्ट मी फ्रॉम द स्टूडेंट। बट एक खास तरह के लोगों ने यह डिसाइड किया कि इन्हें एनएफएस करना है, तो मुझे वहाँ पर एनएफएस कर दिया गया और उस सीट को ओपन करके फिर उस सीट पर अन्य लोगों को लिया गया जो ओबीसी समुदाय से नहीं आते थे। तो ये केवल एक कॉलेज की बात नहीं है, ये केवल एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं। आप देखिए, डाटा निकाल करके देखिए कि बड़े से बड़े शैक्षणिक संस्थान है, बड़े से बड़े संस्थान है जहाँ पर इस तरीके की चीजें हर लेवल की नौकरियों में हो रहे हैं, जहाँ पर एनएफएस हो रहे हैं, किया जा रहा है और यह शैक्षणिक संस्थानों में सबसे ज्यादा हो रहा है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट पर देख लीजिए, आप एसोसिएट की सीट पर देख लीजिए, आप प्रोफेसर की सीट पर देख लीजिए, आपको एनएफएस हर जगह नॉट फाउंड सूटेबल दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर मैंने पहले भी बात की है और मैं फिर से
मैं इसको कह रही हूँ कि इस पर सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि आप इसको इस तरीके से मत होने दें, और इस तरीके से यदि होता है तो सरकार की जो नीति है, जिसमें सरकार कहती है कि हम सब के लिए हैं, सबका साथ, सबका विकास, तो यदि ओबीसी, एससी, एसटी का साथ नहीं है, तो फिर विकास वाली बात अधूरी लगती है। क्योंकि एनएफएस ऐसा क्यों है कि आप देखिए कि जनरल कैटेगरी के जितने भी सीट्स हैं, उस पर एनएफएस नहीं के बराबर है, और ओबीसी वाली जितनी भी सीटें हैं, उसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को उस पर सेलेक्ट किया जाता है, तो लगता है कि इसमें जानबूझकर एक खास कैटेगरी के लोगों को एनएफएस करके और उस पर खास एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को लाने के लिए ही एनएफएस किया जाता है। इसके अलावा मुझे और कोई इसका कारण नहीं दिखता है, और कोई रीज़न मुझे समझ में नहीं आता है। तो एनएफएस को भी देखने की ज़रूरत है, और उसपे शिक्षा मंत्रालय को एक बारीकी से काम करने की ज़रूरत है, और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं, उनको भी इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आपने एक और सवाल किया, इससे जुड़ा हुआ सवाल आपका था महिला आरक्षण को लेकर के। महिला आरक्षण का जो मुद्दा है, महिला आरक्षण का सवाल जो है, ये बहुत ऐसा नहीं कि बहुत नया सवाल है, ये बहुत पुराना सवाल है। इसको संसद में तमाम समाजवादी नेताओं ने, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे वो शरद यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, तमाम लोगों ने लंबे समय से महिला आरक्षण के सवाल को उठाया है, और महिला आरक्षण को लेकर के उनका एक खास तरीके से उन्होंने महिला आरक्षण की बात की है। जो आप कह रहे हैं कि 33% महिला आरक्षण की आपने बात की, तो बहुत अच्छी बात है कि 33% महिला आरक्षण अ, बिल आ गया, महिला आरक्षण को लागू कर दिया गया। लेकिन महिला आरक्षण को लागू कर देने से किन महिलाओं को किन महिलाओं को फ़ायदा मिलेगा? इसको भी देखने की ज़रूरत है। तो महिला आरक्षण को लेकर के हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया जा रहा है, जिस तरीके से अलग-अलग वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से I'm saying this because in the case of EWS, economically weaker section, we might be thinking that poor is from which caste then? Every caste have huge number of population. Yes. Poor and Brahmin will be very few. Then if you compare the population of scheduled caste or other backward caste or tribal for that matter, so they were totally excluded. It is exclusively only for the Brahmins only, or other Savarna caste categories. So that's why this question put forward to you, I mean, like generally. मेरी व्यक्तिगत रूप से यह मेरी भी मान्यता रही है, और जितने भी समाजवादी नेता हैं, मैं उनके सोच से कंप्लीटली एग्री करती हूँ कि जो आरक्षण है वो कोटा विद इन कोटा की जो बात है वो होना चाहिए, कि आरक्षण यदि महिला को दिया जा रहा है तो किस महिला को आरक्षण मिल रहा है, ओबीसी महिलाओं को कितना मिलेगा, तो वो आबादी के अनुपात पर उसका विभाजन होना चाहिए। एससी में जितनी महिलाएं हैं उनके विभाजन उनकी आबादी के हिसाब से होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं, उनकी कुल आबादी कितनी है और कुल आबादी में उनका कितना परसेंट है, इसका विभाजन, और उसी प्रकार से जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, उनका भी विभाजन होना चाहिए। ये बिल्कुल कैटेगरिकली होना चाहिए, तभी महिला आरक्षण का सही मायने में महिला आरक्षण का जो लाभ है वो महिलाओं को मिल पाएगा, और उन सभी महिलाओं को मिल पाएगा जिसकी उन्हें ज़रूरत है। महिला आरक्षण का मतलब यह नहीं है कि किसी एक खास पढ़े-लिखे समुदाय की महिलाओं को ही वह आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, किसी भी समुदाय की हो। तो हमारा एकदम क्लियर कट मेरा ये मानना है कि तमाम महिलाओं को उनकी आबादी के हिसाब से उनको अनुपात करके महिला आरक्षण मिलना चाहिए।
दूसरी आपने बात की कि महिलाओं को 33% आरक्षण ही क्यों? तो मैं आपको बताऊँ कि मैं बिहार से आती हूँ, बिहार से हूँ मैं। तो बिहार में 33% की जगह बिहार में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। तमाम नौकरियों में महिलाओं को अभी 50% आरक्षण दिया जा रहा है। तो पूरे देश भर में मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए कि जहाँ पर सारी महिलाओं को 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। In Tamil Nadu, we have 50% reservation for women in panchayat and local bodies. तो हमारे यहाँ वो जो स्थानीय निकाय जो है, जो लोकल बॉडीज़ है, उसमें 50% है और उसके बाद नौकरियों में भी जो है वो इस जो अनुपात है, इसको लगातार बिहार में बढ़ाया गया है, जो कि एक बहुत ही स्वागत जिसको हम मतलब कह सकते हैं कि इसका इसका हम लोग स्वागत करते हैं और ये बहुत मतलब एक माइलस्टोन के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। दूसरी बात आपने जो कहा कि आरक्षण को लेकर महिला आरक्षण को लेकर आपने बात की। महिला आरक्षण को आप देखिए, तो यदि आप अभी संसद को देखें, तो संसद में केवल 13% महिलाओं का की भागीदारी है, संसद में। हाँ, 13% है और वह 13% भी क्यों है? इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँ कि जो पूरी महिला की आबादी है उसका 38% वेस्ट बंगाल से है। तो यदि आप वेस्ट बंगाल को माइनस कर दीजिए तो मुझे लगता है कि वह बहुत कम परसेंट रह जाएगा। तो महिला को यदि आगे लाना है, यदि महिलाओं का वाक़ई में यह सरकार चाहती है कि महिलाएँ सामने आएँ, महिलाएँ आगे आएँ, महिलाएँ सशक्त हो, तो कास्ट सेंसस में महिलाओं को जो महिलाओं की जो जो हिस्सा है, उस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है और उसको देखने की ज़रूरत है। You have addressed a great point that it's true that a lot of state we can see that very less number of women there in the parliament. I think it's coming because of the party leadership also very less. So it comes from there. We wish that 50-50 will come in the political parties as well in the district secretaries. From there itself it will. हाँ, अभी आप देखिए कि जितने भी स्टेट है तो मुझे लग रहा है एक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, जो महिला मुख्यमंत्री हैं और अभी फ़िलहाल वर्तमान में। उसके पहले मतलब मायावती जी रह चुकी हैं, जयललिता जी रह चुकी हैं। हाँ, एक रेखा गुप्ता है जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। तो मुझे लगता है कि 2 हमारे जो हैं वो मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा आप देखिए तो मतलब जो राजनीति है, राजनीति में भी महिलाओं की कितनी कम भागीदारी है, तो उसको भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और उसमें इतनी कम परसेंटेज है, प्रतिशत इतना कम है 13% या 12-13% तो आप पूरी आबादी में आप देखिए कि आप आधी आबादी की बात कर रहे हैं और आधी आबादी में आप केवल 13% शो हो रहा है, 13% की का पार्टिसिपेशन है व्हिच इज़ वेरी लेस। तो हम लोगों को इस पर भी काम करने की ज़रूरत है और इस पे सोचने की ज़रूरत है। तो सारे अपोजिशन बोल रहे हैं अभी कास्ट सेंसस अनाउंसमेंट आ गया, यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया। नहीं उनको वो बिहार पॉलिटिक्स में अभी थोड़ा कम कम करना पड़ेगा। वो ये वो अनाउंस किया उसमें वो टाइमलाइन नहीं है, पता नहीं हमको उन्होंने वो आरक्षण वो इंक्रीज करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, वही चक्कर है। वो आपका व्यू क्या है उस पे? देखिए मैं थोड़ी आशावादी हूँ, आई एम ऑप्टिमिस्टिक पर्सन तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसे एक दूसरे तरीके से देखने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि अ, संसद में यह जो बात आई है, जो बात कही गई है कि कास्ट सेंसस शुरू किया जाएगा। तो हो सकता है कि एक खास एक खास सरकार है तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इसको लागू करने के लिए किया है।
लेकिन मैं इसको एक अलग तरीके से देखती हूँ, या मुझे लगता है इसको एक अलग तरीके से देखा जाना चाहिए कि कास्ट सेंसस की, देखिए कास्ट सेंसस की जो मांग है वह भी महिला आरक्षण की तरह बहुत लंबी मांग है, बहुत लंबे दिनों से इसकी मांग है। जैसे मंडल कमीशन की लंबे समय से मांग थी, उसी तरीके से महिला आरक्षण की लंबे समय से मांग थी, और ठीक उसी तरीके से आप देखें तो कास्ट सेंसस की भी मांग बहुत लंबा इसका डिमांड रहा है, लंबे समय से डिमांड रहा है। लेकिन हमको इसको पॉजिटिव तरीके से देखे जाने की ज़रूरत है कि यदि बिहार इलेक्शन को ध्यान में रखकर भी किया गया है, तो एटलीस्ट इस सरकार ने अनाउंस तो किया, और यदि अनाउंस किया है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो कास्ट सेंसस को करवाए भी। हमें इसको इस तरीके से देखने की ज़रूरत है। देखिए पॉलिटिकल माइलेज तो कोई भी पार्टी बिना पॉलिटिकल माइलेज के कोई भी नीति का निर्धारण नहीं करती है, कोई भी पॉलिसी सामने नहीं लाती है। लेकिन उससे यदि आबादी को फ़ायदा हो रहा है, उससे यदि पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है, उससे यदि हमें और आपको फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यह एनडीए गवर्नमेंट ने जो कास्ट सेंसस की बात की है, इसको वेलकम करने की ज़रूरत है, इसको स्वागत हम करते हैं। देखिए यदि मोदी जी कहते हैं कि हम पिछड़ों की सरकार है और पिछड़ों के लिए सोचते हैं, तो यदि वो कास्ट सेंसस को लेकर के आए हैं, तो हम उसको वेलकम करते हैं। और जहाँ तक यह बात है कि बिहार पॉलिटिक्स और बिहार इलेक्शन को ध्यान में रख कर के किया गया है, तो मैं आपको बताऊँ कि बिहार की जनता बहुत पॉलिटिकल है। बिहार की जो चाय की दुकानें हैं, आप वहाँ जाकर के देखिए, आप वहाँ जाकर के बात कीजिए, तो लोग राजनीतिक रूप से लोग बहुत सजग हैं, चाहे वो रिक्शा चलाने वाले हों, चाहे ऑटो चलाने वाले हों, चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो। तो बिहार की जनता अ, को आप यदि चाहेंगे कि कुछ एक छोटी-सी चीज़ दे करके आप राजनीतिक रूप से उलटफेर करना चाहें, तो वो बहुत आसान नहीं है। और कास्ट सेंसस की डिमांड बहुत लंबी डिमांड रही है, और कास्ट सेंसस यदि यह बात की गई है कि कास्ट सेंसस किया जाएगा, तो महिला आरक्षण का जो बात है, महिला आरक्षण की जो बात है, वह उससे जुड़ी हुई बात है। जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा, तब तक आप महिला आरक्षण, और जिस महिला आरक्षण की बात समाजवादी धरा के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं, तब तक आप कास्ट सेंसस के बगैर आप महिला आरक्षण को उसके असल रूप में आप उसको लागू नहीं कर सकते, आप उसको मुकम्मल शक्ल नहीं दे सकते हैं। तो हमें इसको इस तरीके से देखने की ज़रूरत है। और देखिए कास्ट सेंसस यदि होता है, तो कास्ट सेंसस में बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। जाति किस तरीके की है, महिलाओं की कितनी भागीदारी है, शैक्षणिक जो शिक्षा कितना है, आर्थिक रूप से लोग कितने सबल हैं, तमाम सारी चीज़ें आपके कास्ट सेंसस में आ जाएगी। और यदि कास्ट सेंसस होता है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी राजनीतिक, बहुत सारी सामाजिक, बहुत सारी आर्थिक और बहुत सारी शैक्षणिक जो परत है, जो तह कह सकते हैं, परत कह सकते हैं, वो हमें खुलती हुई नज़र आती है। तो हम इसको इस तरीके से ना देखें कि केवल बिहार इलेक्शन को ध्यान में रख कर के किया गया है। यदि कर किया भी गया है, तो वह एक बड़ी आबादी के पक्ष में यह किया गया है। और आप देखिए कि बिहार के लिए कास्ट सेंसस जो है वो बहुत नई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ बिहार में कास्ट सेंसस पहले भी हो चुका है। और केवल एक वजह से, क्योंकि उसको 9th शेड्यूल में नहीं लागू करवा दिया गया, इस वजह से वहाँ पर जो है वो आरक्षण वहाँ का नहीं बढ़ पाया। नहीं तो आपको पता है कि हमारे यहाँ भी आरक्षण अभी तक में आरक्षण का जो दायरा है वो बढ़ चुका होता। आपके Effort by JDU or JD. या They had taken it, they could have done it. We have in Tamil Nadu, it is kept in 9. हाँ, तो आपके तमिलनाडु में तो वह दायरा बढ़ चुका है, तो हमारे यहाँ भी वो बढ़ चुका होता। और काश हमारे यहाँ पहले भी सेंसस हो चुका है, और लोग बहुत जागरूक हैं, बहुत सजग हैं, बिहार के लोग बहुत सजग हैं। तो केवल और आप इसको इस तरीके से भी हम देखते हैं कि बिहार मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि बिहार
के पॉलिटिक्स को, बिहार के इलेक्शन को ध्यान में रख करके यदि पूरे देश का भला हो रहा है और यदि पूरे देश के हित में कोई काम कर रहा है तो इसको तो हम वेलकम करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम फॉर joining us today. Thank you all. See you in our next interview.